हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई विद्यालय। और आज हम कवर करने जा रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says that a car of mass 200 kg is moving with a velocity of 18 km per hour. Work done to stop this car. What will be the work done to stop this car? Okay, so एक कार है जो 2000 किलोग्राम मास है जिसका, और जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है। उस कार को रोकने में कितना कार्य होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली मास कितना है? मास है 2000 kg। ओके, तो मास कितना हमारा? मास है 2000 kg एंड वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। और जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ऑब्वियसली हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। m क्या है? द्रव्यमान है, और v क्या? वेग है। ओके, तो इसको हमने उसमें पुट किया इस फॉर्मूले में, तो हमारा कितना निकला? हमारा जो काइनेटिक एनर्जी निकली वो निकली 2.5 × 10⁴ जूल। ओके, इतनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रही है। तो उस कार को रोकने के लिए हमें कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी? जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो कार मूव कर रही है, उस काइनेटिक एनर्जी को जीरो लाने में हमें और अपना कार्य करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आंसर होगा? हमारा होगा सेम इक्वल्स जितनी भी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही है वही। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास, उसमें लिखा है द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम इज। सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट क्या होती है? तो सीजीएस यूनिट सिस्टम्स में जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है आर्ग। ओके, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो जो जूल एनर्जी का भी होता है, वर्क भी एनर्जी होती है। तो इसलिए जो एनर्जी का ऐसा ही सीजीएस सिस्टम में आपका यूनिट होती है अर्ग, वही आपका वर्क का भी होगा सेम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? मेगावाट, न्यूटन मीटर, जूल, किलोवाट, घंटा। मेगावाट, वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। एनर्जी की नहीं होती है, पावर की होती है बेटा। ओके, पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये होता क्या? ये होता है पावर। तो अगर हम इसको पावर को किससे? टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। ओके, तो एनर्जी निकलेगा। तो ऑब्वियसली जहां पर भी पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो एनर्जी की यूनिट होगी। और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। मेगावाट कितना होता है? 10⁶ वॉट इक्वल्स मेगावाट। तो ऑब्वियसली पहला आपका आंसर सही है। क्या कि जो पहला आपका मेगावाट आंसर है वो किसकी है? वो यूनिट है पावर की, एनर्जी की नहीं है। ओके, दूसरा क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर एनर्जी होता है कि नहीं होता है? न्यूटन मीटर क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है वर्क, और वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है। सिमिलरली सेकंड क्या? किलोवाट, घंटा, यानी कि किलोवाट को हम घंटे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बोला था? मैंने बोला था कि जब हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से तो वो क्या? एनर्जी होता है। सिमिलरली यहाँ पर किलोवाट क्या? पावर है, और घंटा क्या? टाइम है। दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये एनर्जी होगा। और जूल तो एनर्जी की यूनिट होती ही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पर यहां पर कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं, तो यहां पर देख लो क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का एमकेएस मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ऊर्जा को किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जा सकता है जो मैंने अभी बताया, और 1 किलोवाट यूनिट मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि 1 किलोवाट कितना हुआ, 10⁶ 10⁻³ वाट और 1। अच्छा, जब हम बात करेंगे जूल में, जूल को, तो जूल में जब भी हम ऐसा यूनिट होती है जो एनर्जी की जूल होती है, ऐसा यूनिट पावर की होती है वाट। ओके, तो जब हम वाट को जूल में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टाइम किस में होना चाहिए, वो सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सारे क्या एसआई यूनिट्स में काम कर रहे हैं, तो सारी यूनिट्स एसआई यूनिट ही होनी चाहिए। ओके, तभी वो जूल में कन्वर्ट हो पाएगा पावर। तो यहाँ पर जो आपका किलोवाट आवर लिखा है, एक आवर में कितना सेकंड्स होता है, 16 × 60 यानी 3600, और 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो 3600 इंटू 1000 कितना हुआ, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इस तरह से आया ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इन अ केबल on lifting a certain weight and wrapped at a rate of 2 meter per second. The power of motor is, क्या हो रहा है, एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर पर सेकंड की दर से लपेटती है। मोटर की क्या निकालनी है, हमें मोटर की पावर कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हम आते सबसे पहले क्या, केबल में उत्पन्न तनाव कितना है, 4500 न्यूटन, वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर देखो, पावर इज वर्क अपॉन टाइम यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम हो गया, और वर्क को किस में लिखा हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में लिखा, और वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैंने किस तरह से लिखा, इस तरह से किया। डी अपॉन टी क्या होगा, वी होगा ना, वेलोसिटी होगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस डी को हमने टी से जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस डी को हमने इस तरह से कि हमारे पास क्या था, हमारे पास पावर इक्वल्स एफ इंटू डी अपॉन टी है। ओके, तो हम इसको किस तरह से लिख रहे हैं, एफ का एफ रहने दिया और डी अपॉन टी कर दिया। डी अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एफ इंटू वी, पावर क्या निकल रहा है, एफ इंटू वी। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर जो इन्होंने अप्लाई किया है पावर निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, एफ इंटू वी। तो ये भी आप याद रख सकते हो, इतना दिमाग नहीं लगाना उसमें, कि पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम तो होता ही है, साथ में फोर्स इंटू वेलोसिटी भी आपका पावर ही होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने पुट किया क्या, पावर कितनी है हमारे, सॉरी फोर्स कितना है, 4500 न्यूटन, जितनी टेंशन जनरेट हो रही है वो हमारा फोर्स है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 4500 इंटू 2 कितना होगा, 9000 वाट, 9000 वाट कितना होगा, 9 किलोवाट। तो आंसर डी हमारा सही होगा यहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, यहां पर देखो कुछ आपके फॉर्मूले भी दिए गए हैं, इनको याद रख लेना कि क्या करना हमें, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। ओके, और अभी मैंने क्या बोला, F इंटू वी होता है। सिमिलरली जब रोटेशनल मोशन हो रही होगी तो उस केस में हम F का करस्पॉन्डिंग क्या होता है, फोर्स होता है, सॉरी टॉर्क होता है। उसी तरह से V का करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो T इंटू ओमेगा वो भी आपका क्या पावर ही निकालेगा। ये यहाँ पर जो अब T क्या, टॉर्क, एंड ओमेगा इज
एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे F इंटू वी, सिमिलरली जब हम रोटेशनल मोशन पढ़े, F इंटू वी किस केस के लिए, लीनियर मोशन के लिए। ओके, जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें T इंटू ओमेगा सेम पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n अपॉन 60। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज if a force F is applied on a body and it moves with a velocity v, then the value of the power will be, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह v वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाली शक्ति का मान बताइए। अभी अपन लोग सेम क्वेश्चन करके आए हैं। क्या क्वेश्चन किया हमने ऊपर अभी, F P इक्वल टू F इंटू वी किया ना अभी ऊपर, सेम वही चीज यहां पर है। बॉडी पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, F कितनी वेलोसिटी है, V पावर कितनी, देन द वैल्यू ऑफ पावर विल बी F इंटू वी। सिंपल आंसर ये तो फॉर्मूला है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें क्या करना है, हमें इसको याद करके रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अर्ग इज अ यूनिट ऑफ, अर्ग किसका यूनिट है, अभी हम करके आए हैं थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर सेकंड में था ये, क्या था कि अर्ग इज अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, वर्क। ओके, अगर किसी केस में आपको एनर्जी भी शो हो अकेला तो एनर्जी, दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। अर्ग का जो है आपका आंसर, दोनों आंसर हो सकते, क्या तो दोनों हो सकते हैं। यहां पर हमारे दोनों आंसर सही होने चाहिए। क्या फर्स्ट आंसर जो है क्या है, यहाँ पे फर्स्ट आंसर हमारा वर्क एंड एनर्जी, दोनों आंसर सही होंगे, क्योंकि एनर्जी, वर्क एनर्जी ही है, एनर्जी का फॉर्म है वर्क, जो सेम यूनिट वर्क की होती है वही एनर्जी की होती है, तो इसमें कोई हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी या फिर वर्क का जो यूनिट होगा वो होगा अर्क। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, the power of a pump which lifts 100 kg of water to a water tank situated at 20 meter height in 10 seconds is, कोई एक पंप है और उस पंप की पावर कितनी गिवन है हमें, उस पंप की पावर हमें कैलकुलेट करनी है जो कि 100 किलोग्राम पानी को 20 मीटर ऊंचाई पर बने टैंक में 10 सेकंड में चढ़ा देता है। कितना, 100 किलोग्राम पानी को 20 मीटर ऊंचाई में 10 सेकंड में चढ़ा देता है। यहां से सपोज ये कितना है, ये आपकी 20 मीटर हाइट है, यहां से ये सपोज पाइप लगा दिया आपने कोई, यहां पे आपकी मोटर है। ओके, इस मोटर से क्या कर रहे हो आप, इस मोटर से आप पानी ले जा रहे हो ऊपर, ये टंकी है 20 मीटर हाइट पे, तो कितना 100 केजी वाटर को कितना टाइम लगता है चलाने में, आपको 10 सेकंड लगते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना पावर कितनी है इस पंप की। ओके, तो पावर कितनी है, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे पावर हम। यहां पर आपको जब भी देखो हाइट की बात, तो वहां पे आपके दिमाग में तुरंत एक चीज आनी चाहिए कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। जब भी कोई मोशन की बात हो रही है और वहां पे एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करने की, पावर कैलकुलेट करने का टर्म है, वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए टर्म है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था तो उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर बात कर रहे हैं हम, किसकी बात हो रही है, यहां पे हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की बात। तो यहां पर सबसे पहले क्या पावर निकालनी है, पावर निकालने के लिए क्या करना होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो सबसे पहले वर्क निकालना होगा हमें। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क क्या होगा, mgh,
काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वर्क क्या होगा, हाफ mv²। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो वर्क क्या होगा, mgh। तो हमने इस mgh से हमने क्या किया, ये mgh का फॉर्मूला अप्लाई करके वर्क निकाला। कितना निकल रहा है, 20,000 जूल, ओके, या फिर 20 किलो जूल। अब हमें पावर निकालना था, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना निकला, 20,000 जूल अपॉन कितना टाइम था, 10 सेकेंड्स। बेटा हमें हमेशा यूनिट सेम लेके चलनी है, ये बात ध्यान रखना कि अगर आप SI यूनिट्स में काम कर रहे हैं तो फिर सारी यूनिट्स, सारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबकी यूनिट SI यूनिट्स ही होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे जो वर्क की यूनिट है वो क्या, जूल है, तो फिर हमें किस में लेना है, यहाँ पे टाइम सेकंड में लेना है, तो पावर किस में निकलेगी, वॉट में निकलेगी, सारी SI यूनिट्स में निकलेंगी। ओके, तो यहाँ पर क्या किया, 20,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना, 2000 वॉट, 2000 वॉट मतलब 2 किलो वॉट। ओके, तो हमारा आंसर कितना, 2 किलो वॉट, आंसर ए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 इज एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स। अच्छा मुझे बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, जो आपके मोटर घर पे लगी हुई होती है उसका काम क्या होता है, किस तरह की एनर्जी वो कंज्यूम करती है, किस तरह की एनर्जी वो बनाती है। तो कंज्यूम तो हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि उसको चाहिए क्या होता है चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ले रही है। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, घुमा रही है पंखे को, फैन को, जो उसका जो रोटर होता है उसको रोटेट करवा रही है, रोटेशन दे रही है। अगर उसमें शाफ्ट कनेक्ट कर दोगे तो वो शाफ्ट रोटेट होगी। जब भी ये कोई रोटेशन होता है, कोई मोशन होती है, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी होती है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, आंसर डी सही होगा, क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो आंसर हमारा क्या है, आंसर डी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है हमारी विद्युत मोटर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, देखते हैं। आप इनके नोट्स सुनाते जाइए जो मैं बता रहा हूं, जो एटलीस्ट मैं हाईलाइट करता हूं, जिसको मैं बोलता हूं एटलीस्ट को तो लिख ही लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। अदरवाइज ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। जो मैं फॉर्मूले तुम स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी काइनेटिक एनर्जी का बोला, फिर मैंने पोटेंशियल एनर्जी का बोला, फिर मैंने पावर के बोले हैं, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। दूसरी बात, जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ कि जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। मीन्स अगर ऐसा यूनिट में काम कर रहे हो तो सारी ऐसा यूनिट होनी चाहिए। ओके, तो दूसरी इस बात का ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स दे रहे हैं। हाईलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा। हाँ, जो हमारी मोटर होती है, मोटर ने क्या किया था, अभी मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। और जो जनरेटर होता है उसको वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मींस जस्ट अपोजिट ऑफ मोटर। मोटर का जो बिल्कुल विपरीत है जनरेटर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या, विद्युत मोटर की रेटिंग किस में होती है, हॉर्स पावर में होती है। जब भी आप मार्केट में लेने जाएंगे मोटर, तो हमेशा वो आपसे शॉपकीपर, दुकानदार यही पूछेगा, भैया बताओ कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, 0.5 हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर की, कितने हॉर्स पावर की चाहिए। तो ये हॉर्स पावर होता क्या है, तो हॉर्स पावर मतलब होता है 746 वॉट। ओके, ये किस 746 वॉट किस सिस्टम में होता है, एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप एमकेएस सिस्टम की बात करें तो वहां पे क्या होता है, 735 वॉट। ओके, तो दोनों का याद रखेंगे। आपका जब भी जनरली क्वेश्चन आता है कि 1 हॉर्स पावर क्या है और आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो 746 वॉट आप चूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा को सूर्य से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी। ओके, तो सी है, बिकॉज क्योंकि जो पहला देखें हम, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड डी ओशियन थर्मल एनर्जी, तीनों में हम हीट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
जो आपका विंड फ्लो रहता है वो सन पे डिपेंडेंट होती है कि कितनी गर्मी हो रही है, क्या कितना किस जगह पे कितना प्रेशर है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही आपका क्या होता है, विंड फ्लो होती है, और वो प्रेशर डिफरेंस में आपका सन का भी रोल होता है। तो पहला आपका अगर है तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका सन एनर्जी का इसमें रोल है विंड एनर्जी में। जियोथर्मल एनर्जी आपका ऑब्वियसली इसमें भी आपका जो हीट की एनर्जी में आपके करते हैं कि हम बिलो द अर्थ सरफेस काफी डेप्थ से हम या तो हॉट वाटर के फॉर्म में या फिर आपका वेपर के फॉर्म में आप एनर्जी रिसीव करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका सन इन्वॉल्व रहता ही है। और ओशन थर्मल एनर्जी में तो आपका सन इन्वॉल्व रहता ही है, क्योंकि ओशन थर्मल एनर्जी में भी हम क्या करते हैं कि जो आपके ओशन का टॉप सरफेस का वाटर का टेम्परेचर है और कुछ थोड़ी डेप्थ पर आपका वाटर का टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो टॉप सरफेस का वाटर है उसकी हॉटनेस, उसका टेम्परेचर हाई होगा बिकॉज ऑफ सन। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपका अल्टीमेटली दीज टाइप ऑफ एनर्जी आर ड्राइव फ्रॉम द सन्स एनर्जी। सो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी, बायोमास एनर्जी। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वन टाइप ऑफ एनर्जी विच इज नॉट बीन कंट्रोल्ड सो फॉर। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा को अभी नियंत्रण में नहीं किया गया है? जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। ओके, यहां पर जियोथर्मल एनर्जी को तो हम कंट्रोल में कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी हम जनरेट करते ही हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है। ओशन थर्मल एनर्जी उसको भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जो अभी अनकंट्रोलेबल रिएक्शंस होती हैं वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, इनको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट ऑफ वर्क इज, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन मीटर ये तो आपका होता ही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जूल आपका एनर्जी या वर्क का यूनिट है ही। सी देखते हैं, सी में क्या है, सी में हमारे पास है केजी मीटर स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिखते हैं मीटर इंटू मीटर, एंड पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या नीचे सेकंड स्क्वायर था ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। ओके, क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, एंड मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, ये क्या निकला था, ये केजी मास होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। सेकंड लॉ पढ़ो, न्यूटन सेकंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। तो बेटा ये दोनों फर्स्ट और ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या निकल के आ रहा, फोर्स, और ये क्या मीटर क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऑब्वियसली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर से वर्क होगा। तो तीसरा भी आपका क्या, वर्क ही है। ओके, तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए कि तीनों हमारे सही हैं, तो उपरोक्त सभी, ये हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन अ बॉडी डू नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मुझे सबसे पहले तो वर्क का फॉर्मूला बताओ। वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, ये चीज होती है ना, स्केलर प्रोडक्ट होता है ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखेंगे हम ओरिजिनल टर्म्स में, तो क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में जो एंगल होगा उसको हम थीटा बोलेंगे। ओके, तो जो हमारा एफ डी कॉस थीटा है, तो पहला क्या था, फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर हम इस चीज को वेरी करें तो हमारा वर्क चेंज होगा या नहीं होगा बेटा, होगा ना, तो ऑब्वियसली फोर्स पे तो डिपेंड कर ही रही है चीजें। नेक्स्ट क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल क्या था दोनों के बीच में, ये चीज एंगल है आपकी दोनों के बीच में, थीटा। ओके, जब थीटा दोनों के बीच में एंगल है तो थीटा को चेंज करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू चेंज होगी। जब कॉस थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क की भी वैल्यू चेंज होगी, तो दूसरा भी आपका डिपेंड करता है। थर्ड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कहीं बेटा इनिशियल वेलोसिटी का रोल है, कहीं कोई इनिशियल वेलोसिटी का रोल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का आपका रोल डायरेक्टली दिख रहा है कि डी आपका इस फॉर्मूले में है। तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका, किसका रोल नहीं है, कौन सी चीज पे डिपेंड नहीं करता वर्क परफॉर्म, सी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 इज वर्क। बेटा ये चीज देख लो, वर्क से कितना क्वेश्चन आ रहा है, मतलब या वर्क की यूनिट हो या फिर वर्क कैलकुलेट कर रहे हो। हम ऊपर से अभी तक सिर्फ वर्क ही, जितने अभी तक हम 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 12 में से आपके 9 क्वेश्चन सिर्फ वर्क पे हैं। समझ रहे हैं? तो सिर्फ वर्क ही हमें कितना इंपॉर्टेंट है। तो कितने फॉर्मूले याद रखने हैं इसका, वर्क एनर्जी पे। तो यहां पर क्या क्वेश्चन नंबर, वर्क इज किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है वर्क। अभी हमने क्या निकाला था, स्केलर प्रोडक्ट निकाला था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अगेन वर्क कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। हम फिर से 200 जूल वर्क, नॉट वर्क कैलकुलेट नहीं करना है। 200 जूल वर्क डन फॉर लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ 20 kg मास, द हाइट ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी इज। ऑब्वियसली किस पर है, हाइट की बात हो रही है, तो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए, हाइट की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे यहां पर, हम पोटेंशियल एनर्जी के केस में वर्क क्या होता है, W इक्वल्स M इंटू जी इंटू एच। जी तो कांस्टेंट होता है, उसकी तो वैल्यू आपको गिवन ही है। मुझे बताएंगे अब हाइट फाइंड आउट करनी है हमें, हाइट फाइंड आउट करनी है। वर्क आपको दिया गया, कितना दिया गया, 2000 जूल। मास आपको कितना दिया गया, 20 kg। जी की वैल्यू आपको गिवन है ही, क्या फाइंड आउट करना, हाइट। ऑब्वियसली इधर दोनों चीजों को इधर लाएंगे तो W अपॉन क्या हो जाएगा आंसर, W अपॉन M इंटू जी। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका क्या निकल के आएगा, हाइट निकल के आएगा इनका। ओके, तो कितना होना चाहिए, ये होगा हमारा आंसर सी। कितना, 10.2। कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 10.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ मैन pushes a wall and fails to displace it. He does, क्या कर रहा, एक मैन है, एक आदमी है, बहुत ही होशियार आदमी है, और क्या कर रहा है, दीवार को धक्का मार रहा है और दीवार में थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ओके, तो क्या वर्क हुआ, बेटा वर्क तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क नहीं होगा, विस्थापन 0 है तो वर्क नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 इस केस में, तो ऑब्वियसली वर्क इज 0, नो वर्क। ओके, तो आंसर इज करेक्ट। या फिर आपका वर्क का फॉर्मूला होता है F.D या फिर FD cos थीटा। इसको याद रखो, FD cos थीटा। अगर cos थीटा 0 हो जाए तो भी तो आपका वर्क 0 हो जाएगा। cos थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा इक्वल्स टू 90, cos थीटा 90 पे 0 होता है, या फिर 90 के मल्टीपल पे 0 होगा। तो अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो भी आपका क्या वर्क 0 निकल के आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। या तो डिस्प्लेसमेंट 0 या फिर एंगल 90 डिग्री हो दोनों के बीच में, तो आपका क्या डिस्प्लेस वर्क की वैल्यू 0 निकल के आएगी। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे 15। इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ और हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। थैंक यू सो मच, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।